बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 9 मई के वाक़यात पर जब इमरान खान गिरफ़्तार थे, इल्ज़ाम उन पर लगा दिया गया कि मनसूबाबंदी नहीं की है, लोगों को मुश्तिल किया, सारे केसेस बनाने की कोशिश की है। आज उसमें ज़मानत होती है। दूसरी जानब लोग अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं, हवालात में हैं, जेलों में बंद हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलना है नहीं चलना, उसका फ़ैसला नहीं हो पाया। दूसरी जानब इसी दौरान जो सज़ा दी गई, पार्टी तोड़ी गई, निशान छीन लिया गया, बेस बनाई गई 9 मई का जो हशर नशर किया गया है इस ज़मानत के केस में, वो बताइएगा। और दूसरा, ये जो मैनिपुलेशन हुई है, फार्म 47 और फार्म 45 बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए गए हैं। अब ये कोर्ट्स में सबूत लेके आएंगे, क्या कोई इंसाफ की तवक्को है या जो हो गया सो हो गया? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, पहली बात तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके कारकुनान को दहशतगर्द और दहशतगर्द जमात के तौर पर उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में PDM हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात को बुनियाद पर बनाकर जो जहर उगला और शिकवा फिर ये करते हैं कि इमरान खान ने नौजवान नस्ल के जहन ख़राब किए हैं। इमरान खान ने कुछ नहीं किया। और मंटो साहब का वो लिखते थे ना, तो उनके ऊपर जब तनकीद होती थी तो वो कहते थे कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी जिस पर यानी मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। मैं तो वो चीज़ लिखता हूँ जो मुआशरे के अंदर हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में शायद वहीं से वो कहावत बनी थी कि जब आपका चेहरा ख़राब हो तो फिर आईना नहीं तोड़ना चाहिए, अपना चेहरा दुरुस्त करना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी यही है कि जब सियासतदान, यहाँ पर आप देखें जैसे धांधली अब हो रही है, और पढ़े लिखे जो वकला भी हैं वो भी यहाँ पे आके इस भंवर में फंस गए हैं। सलमान अकरम राजा हो या इस तरह तैमूर मलिक को आप देख लें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं और जब नौजवान ये देखता है कि ये करप्ट लोग अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं और 5-5 साल ये हुकूमतों में रहकर हमारे अवाम के पैसे से ये अय्याशियाँ करते हैं, और दूसरी जानब अवाम को महंगाई की दलदल में पीस कर रख दिया जाता है, तो मुझे बताएं कि फिर वो नौजवान जब उसको इन सियासी जमातों से कोई चीज़ नहीं मिलती और इमरान खान की जो उसका एक बयानिया है वो उन नौजवानों की सोच के साथ ही वो रेजोनेट होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उधर सेफ ख़ुद को महसूस करते हैं। 2010-11 में भी इमरान खान साहब जब नौजवानों को अपनी तरफ वो उन्होंने खींचा तो उसकी वजह भी ये थी कि मुल्क में दहशतगर्दी थी, बेरोज़गारी थी, और कोई उस वक्त नौजवान जो थे, उस वक्त पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार थे, उनकी उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया, कोई पॉलिसी, कोई ऐसे मंसूबे प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए गए जिससे उन नौजवानों को मुआशी तौर पर, माली तौर पर उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता, कोई नौकरियां क्रिएट होती ताकि उनके ये मसाइल कम होते। तो इमरान खान साहब इसी वजह से नौजवान नस्ल को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुए। और अभी भी आप देख लें कि इस वक्त भी जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया, कौम ने उसके ऊपर क्यों एतबार किया। आप 2 साल आप तकरीबन लगा चुके हैं रजीम चेंज के वक्त से लेकर, आप इमरान खान और उसकी सियासी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने इमरान खान को मेन स्ट्रीम मीडिया पर ब्लैकआउट कर दिया। वो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर अपना सारा वो चलाता रहा अपनी सियासी, और उसकी बातों पे अवाम ने यकीन किया, आपकी बात पे क्यों नहीं कर रही। तो इसमें इसका मतलब ये है कि इमरान खान की बातें कुछ उनमें अच्छाई है और आपकी बातों में अवाम को वो चीज़ नज़र नहीं आती जो उनको इमरान खान की बातों में नज़र आती है, इसलिए उसके ऊपर यकीन किया। तो इमरान खान साहब जो है वो उनको बुनियाद बनाकर 9 मई के वाक़यात कराए गए। फिर उसमें आप देखें कि जिस तरीके से उनकी जमात को टारगेट किया गया, लोग घरों में छापे मारे गए। हमारे कुछ पहुंचाए हुए साफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने ट्वीट किया था उस रोज़ जब 9 मई के इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद अवाम की जानिब से रद्द अमल आया था कि जो कुछ हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर लिया गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर हम ये लें कि ये 9 मई के वाक़यात दर हकीकत PTI को रगड़ा लगाने के लिए कराए गए थे। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले सजाएं क्यों सुनाएंगी कि लोग रिएक्ट करें। मतलब कि देखे ना, हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत बात की कि जो नून लीग की ख्वाहिश थी कि इमरान खान और उसकी जमात के साथ ये हो, वो हुआ, हमारे सामने हुआ, हमने देखा। और उनके इंतखाबात से महज 3-4 रोज़ पहले
इद्दत में निकाह वाले केस का फैसला देना क्या था, उसमें सिर्फ यही था कि इमरान खान का जो रियासत मदीना का एक कंसेप्ट था, उसकी एक विजन था, उसको डैमेज किया जाए ताकि इमरान खान से अवाम नफ़रत करने लगे, बददिल हो जाए कि देखें इसने तो ये खुद शरीयत की और रियासत मदीना की बातें करता है और ये इद्दत में निकाह जैसे गैर शरई काम करता रहा, लेकिन उसमें भी इनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। और इवन के वो इमरान खान के कट्टर मुखालफिन जो शायद उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वो भी इसके ऊपर थू थू करने लगे कि यार आप किस हद तक जो है वो घटियापन पे आप उतर आए हैं कि आप एक शख्स के और उसकी अहलिया बीवी के आप जो आप खुद देखें लतीफ़ा, तोशाखाना में बीवी है हाँ, तो सजा है, सजा है, निकाह वाले केस में बीवी नहीं है तो सजा है, तो सजा है। तो अजीब मतलब कि वो हरबे इस्तेमाल किए गए और 9 मई को बुनियाद बनाया गया, कहा गया कि ये साजिश है, ये इन्होंने रियासत पर हमला किया, ये दहशतगर्द जमात है, इनके खिलाफ दहशतगर्दों वाला सलूक होना चाहिए। मरियम साहिबा एक दिन वो जलसे में अपनी ख्वाहिश का इजहार करती हैं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्द जमात है, इसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाए। 2 दिन के बाद आपका महकमा दाखिला पंजाब जो है वो एक 9 मई के वाक़यात में रिपोर्ट काबीना को जमा करवाता है जिसमें कहता है कि 9 मई के वाक़यात रियासत के खिलाफ जंग थी और ये हमले टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर किए गए। तो आप देखें ना कि चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं कि उधर से फरमाइश आती है, उधर रिपोर्ट तैयार होकर जो है वो काबीना को भिजवा दी जाती है। तो आपने सारा कुछ करके देख लिया, फिर आगे दरमियान में इंतखाबात करके भी देख लें, नहीं, फिर आगे दरमियान में इंतखाबात जो अभी 8 फरवरी के हैं। 8 फरवरी में क्या हुआ, आपने इतना प्रोपेगेंडा किया, सारी बातें सारा कुछ आपने कर लिया, उधर से अवाम आई, उन्होंने एक दहशतगर्द मुल्क दुश्मन और एक गद्दार सियासी जमात को जो है वो मैंडेट देकर मुल्क में सबसे ज्यादा सीटें जितवा दी हैं, 2/3 अक्सरियत दी है, आपने तो छीन ली ना पूरी कौम ही फिर ये हाँ, फिर इसका मतलब तो यही है कि पूरी कौम जो है वो आपकी बातों पे यकीन करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो एक दहशतगर्द, एक गद्दार जिसको आपने साइफर में कहा कि इसने रियासत के साथ गद्दारी करके इसने इस मुल्क की वफा की है, वो गद्दार है, वो गद्दार है। और जिसने इस साजिश को बेनकाब किया और कहा है कि देखिए हाँ वो अमेरिका के वफादार है, लेकिन इस मुल्क के तो गद्दार फिर वो साबित हुए ना कि जो अमेरिका को खुश करने के लिए अपने मुल्क का नुकसान करने से वो बाज नहीं आ रहे। तो फिर कहाँ गया आपका वो 9 मई का बयानिया, कहाँ गया आपका वो दहशतगर्द जमात का, दहशतगर्द लीडर का बयानिया कि आप जो है वो 9 मई से लेकर ये 8-9 महीने बनते हैं। बेनिफिशरी तो सिर्फ नून लीग है, पूरी पीडीएम है। ये जो पीडीएम और नून लीग की ख्वाहिश पर फिर एक कार्रवाई डाली गई है रिगिंग की, फॉर्म 45 हर जगह से गायब कर देना, एक ही तरह की रिगिंग करना, कोई नया असूल भी नहीं निकाला कि पकड़े न जाए शायद। ये अब कोर्ट्स में आएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आएंगे, पीटीआई को रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल में इसमें इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज़ ना जब सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के बाद पहला दिन था और उसके पहले दिन में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस नज़र आए हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब के जहन में अब ये बात है कि उन्होंने एक तारीख़ी तौर पर एक गलत फ़ैसला दिया है। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर अब तक 3 से 4 गैर ममालिक जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन और इवन के अब जो ऑब्जर्वर मुबस्सिरीन आए हुए थे यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दीगर ममालिक से, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाया। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी अदलिया इस वक्त इंटरनेशनल जो है ना एक फोरम है उसके कटहरे में जाकर खड़ी हो गई है। आज तक कभी कोई अदालत, कभी पाकिस्तान का कोई जज, कोई चीफ जस्टिस इस तरह बैन अल-अक़वामी सतह पर वो कटहरे में खड़ा नहीं हुआ और ये एजाज़ सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को हासिल हुआ है। और मेरे ख्याल में अब इनके पास ये वक्त है कि जो गलती इन्होंने बल्ले का इंतखाबी निशान लेकर की है ये उसका मदावा इस सूरत में कर सकते हैं कि पीटीआई के साथ जो धांधली हुई है और उनकी जो है वो सादा 2/3 अक्सरियत जिस तरह छीनी गई है, अगर इसकी शफाफ तहकीकात, इंक्वायरी हो और जहाँ जहाँ फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो नताए जाते हैं वहाँ पर अदालतें उसमें देखिए अदालतों ने कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं देना, अदालतों ने सिर्फ कानून के मुताबिक फ़ैसला करने का हुक्म देना है, कानून के मुताबिक जो है वो वोटों की दोबारा गिनती होनी है, सारा वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। पीटीआई कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांग रही, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 है, आप हमारा देख के हमारा फॉर्म 47 जो है वो हमें बना के दे दें। तो ये चीज़ें अदालतें, सादा सी कार्रवाई है, अदालतें माजी में जो कुछ भी तो हुआ अब तक डुप्लीकेट फॉर्म्स नहीं बन चुके हैं। देखिए डुप्लीकेट फॉर्म बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब का फॉर्म बना,
फार्म 47 उसके अंदर जो गलतियां थी, जो देखे ना, फिर आप जब तंबू फाड़ देते हैं तो फिर त्रोपे नहीं लगते। आप वो कहीं से कोई कपड़ा फट जाए ना तो उसको तो आप सुई धागा लगा के वो कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने पूरा तंबू दिया फाड़, तो और अब आप बैठ के ना सुई से हाथ से उसको बैठ के आप वो त्रोपे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास मशीन भी नहीं है। तो फिर हर हलके में सैकड़ों के हिसाब से पोलिंग स्टेशन है, पूरे मुल्क में 859 पोलिंग वो हलके बनते हैं और कौमी और सूबाई असम्बलियों के मिला के, और पूरे मुल्क में 90,000 से ज़ायद आपके पोलिंग स्टेशन थे और हर पोलिंग स्टेशन से एक एक फार्म 47 जनरेट हुआ, तो 90,000 आप हेर फेर कर सकते हैं। तो देखें इतनी कैपेसिटी नहीं होती, और आसान सा सादा सा हल इसमें यह है कि चीफ जस्टिस साहब इस धांधली पर ख़ुद भी जो है वो नोटिस ले, इसके ऊपर कार्रवाई करे। पाकिस्तान की आवाम ने तमाम तर प्रोपेगेंडा मनफी साहब ने लंदन में खिताब में कहा था ना 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, उसके बाद पता चलेगा कितने शफाफ हुए। देखिए मेरे ख्याल में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी अभी भी इन तमाम तर सूरत हाल हालात के बावजूद उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेस मार्क्स दिए थे इस रजीम को कि ये शफाफ इंतखाबात करवाएगी। हालांकि ताहिर सादिक साहब का जो केस था कागजात नामजदगी वाला, वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने वो जो फ़ैसला दिया है ना, मेरे ख्याल में वो फ़ैसला उसको फ्रेम करवा के कौमी असम्बली, सैनेट में और चारों सूबाई असम्बलियों में उसको दीवारों के ऊपर आवेज़ा किया जाना चाहिए। जितना खूबसूरत वो फ़ैसला है हक़ राय दही के हवाले से, सियासी जमात बनाने और वोट डालने के हवाले से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदालत शायद इससे खूबसूरत और बेहतरीन फ़ैसला कभी ना जारी कर सकें, और वो फ़ैसला देने में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल थे। सारी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पता है। जो आपको याद होगा कि जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त थी तो दिसंबर के महीने में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला पर ही मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने पहली समाअत की थी, और उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर और पीटीआई के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर जी लेवल प्लेइंग फील्ड वाली पहली समाअत इसी बेंच ने गर्मी सर्दियों की छुट्टियों में की थी। तो देखिए सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को पता है, सोशल मीडिया क्या होता है सारा मॉनिटर होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हर जज का अपना अपना मेरे ख्याल में मीडिया नहीं देखता, और मैं अखबार पढ़ के आया हूं वो तो सबने देखा। जी सारी चीज़ें हैं। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मेरे ख्याल में चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मलाइज कर सकती है, अपना किरदार अदा कर सकती है, हाई कोर्ट्स कर सकती हैं। हमारे अदालतों को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जजेज़ को, हाई कोर्ट्स को ये चीज़ें अब सोचनी चाहिए कि हम इस सिस्टम को कितना मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। देखिए हर चीज़ आप उसको एक साइड पे मोड़ के लेके आएंगे ना तो एक हद है, उस ज़्यादा जाएंगे तो वो टूट जाएगी। तो अब आपने देखना है कि आप सिस्टम को जितना मोड़ चुके हैं, अब वो शायद ब्रेक पॉइंट उसका आ गया है कि जहाँ से आगे अब सिस्टम टूट जाएगा खुदा न खास्ता। तो अब हमारी अदलिया को, अब देखें कि अभी जब ये इंतखाबात हुए हैं 3 से 4 डिप्टी कमिश्नर्स रिज़ाइन कर चुके हैं। एडिशनल सेक्रेटरी थे आबपाशी के पंजाब के, उन्होंने जैली फार्म 47 पर दस्तखत करने से इनकार किया, उन पर तशद्दुद हुआ और फिर उनको देखें कि उनका तबादला कर दिया गया। डीपीओ के बारे में इतलात आ रही हैं, डेरा गाजी खान के थे, उनके ऊपर दफ्तर में घुस के लोगों ने तशद्दुद किया। तो ये देखें कि अब लोग सिस्टम के अंदर से भी मज़ामत हो रही है कि एक हद तक आप जा सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, कोई एक्स्ट्रा रिलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कानून के मुताबिक चीज़ों को आपने उनके ऊपर अमल दरामद करवाना है, और मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो सीधी हो सकती हैं। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।